लेकिन मैं इसका एक जीवित उदाहरण हूँ। आप मुझे 15 साल से जानते हैं, आपने कहा 10 से अधिक साल, मुझे लगता है कि ये अधिक ही है, 15 साल। और आप जानते हैं कि मैं निवेश पृष्ठभूमि से नहीं आता हूँ। मैं एक निवेश बैंकर नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है तकनीशियन जानकारी जिसका आप दावा करते हैं। आज मेरे साथ काउच पर इलियास हैं, जो प्रबंध निदेशक और वित्तीय सेवाओं और फिनटेक के प्रमुख हैं। क्या आप निजी इक्विटी परिदृश्य में एक भूकंपीय बदलाव होते हुए देख रहे हैं जो मैं नहीं देख रहा हूं? आप पहले अफ्रीका जाने वाले अफ्रीकी धन के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारे पारिवारिक कार्यालय हैं, लेकिन वे आपके 50 से 150 मिलियन के बीच में रहते हैं। कुछ 200 तक आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके पास उस आकार का फंड हो, दृष्टिकोण, परिनियोजन की संख्या, स्केल, तो आपकी जो पहुंच बनेगी वह उससे बहुत अलग होगी जो हेलियोस प्रबंधन के तहत अरबों के फंड के साथ बनेगी। क्या हम अमेरिकी डॉलर को उन बाज़ारों में लगाने में मदद कर सकते हैं? हम अफ्रीका के लिए अफ्रीकी डीएनए वाली कंपनियों और उद्यमियों को देखते हैं, है ना? ठीक है, हम समर्थन नहीं करते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी के अन्य स्रोत तक पहुंच है। आप जानते हैं, उद्यमी जो समान वंश के नहीं हैं, किसी भेदभाव के कारण नहीं। ये हिस्सा है, ये दर्शन का हिस्सा है। अर्जुन के साथ काउचोनॉमिक्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज वास्तव में एक पुराना और प्रिय मित्र मेरे साथ काउच पर हैं। मुझे लगता है कि मैं इलियास को 1 दशक से अधिक समय से जानता हूं। वह मुझे सुधारेंगे। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इसलिए मेरी याददाश्त मेरा साथ नहीं देती। इलियास हेलियोस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के प्रबंध निदेशक और वित्तीय सेवाओं और फिनटेक के प्रमुख हैं। हेलियोस एक बड़ा निजी इक्विटी खिलाड़ी है जो अफ्रीका परिदृश्य पर केंद्रित है, जैसा कि मैं इसे कहना पसंद करता हूं। लेकिन इसी के साथ मुझे आमंत्रित करने दें या मुझे स्वागत करने दें। इलियास, मैं कहने जा रहा था हेलियोस। काउच पर आपका स्वागत है इलियास। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। और मुझे आशा है कि मुझे आपसे यह प्रश्न पूछना होगा। खैर, मुझे उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप काउच पर सहज हैं। काउच बहुत बहुत आरामदायक है। ठीक है इलियास, समय निकालने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आप यूके में रहते हैं और आप काम के सिलसिले में यहाँ आए थे, इसलिए आप जानते हैं हमने आपको 1 घंटे के लिए स्टूडियो में रखा है और हम इसे 45 मिनट तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। दर्शकों के लिए मुझे लगता है कि यह बहुत बहुत मददगार होगा यदि आप हेलियोस की स्थापना के समय से ही उस पर एक संक्षिप्त विवरण दे सकें। मैं लगता है 2004 में, और जब आप उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो यह जानना अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प होगा कि एक निजी इक्विटी खिलाड़ी के रूप में आप लोगों का निवेश दर्शन शास्त्र किस प्रकार का है, और अगर मैं फिनटेक परिप्रेक्ष्य से इसमें प्रवेश कर सकूं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है। मैं ऐसा करके बहुत खुश हूँ। सबसे पहले हम अपने अस्तित्व के 20वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं, जो निजी इक्विटी की दुनिया में, विशेष रूप से उभरते बाजार निजी इक्विटी में, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है जिस पर हमें बहुत गर्व है। पिछले 20 वर्षों में हेलियोस ने पूरे महाद्वीप में लगभग 3.5 बिलियन की तैनात पूंजी का निवेश किया है, जो इसे न केवल एक बहुत बड़ी निजी इक्विटी बनाता है, बल्कि अफ्रीका में सबसे सफल निजी इक्विटी में अग्रणी निजी इक्विटी बनाता है। आज की तारीख तक भी मुझे लगता है कि हमारे पास किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से अफ्रीका के लिए जुटाई गई अब तक की सबसे बड़ी फंड है। मुझे लगता है कि हम इतने सफल रहे हैं, इसका कारण है यह न केवल निवेश दर्शन शास्त्र पर वापस जाता है, बल्कि उस दर्शन शास्त्र पर भी जाता है जिसके साथ हेलियोस बनाया गया है। 2 सह संस्थापक हैं, टोपे लावानी और बाबा टुंडे, दोनों नाइजीरियाई मूल के थे, नाइजीरियाई वंश के थे, बेहद कुशल पेशेवर थे, और उन्होंने महाद्वीप को उसी तरह वापस लौटाने की ज़रूरत महसूस की जैसे वे जानते थे कि XPG, XMNA निवेशकों को कैसे काम करना है। तो क्या हम पूंजी जुटा सकते हैं? क्या हम पूरे महाद्वीप में पूंजी लगा सकते हैं? हमें लगता है कि बहुत बड़ा अवसर है और कोई भी उस अवसर को नहीं देख रहा है। कोई भी उस दृष्टिकोण से उद्यमियों को, उनके युवाओं और अर्थव्यवस्था को सक्षम नहीं बना रहा है। और इस तरह हेलियोस को लगभग 20 साल पहले उकसाया या बनाया गया था, और निवेश का वह दर्शन शास्त्र 20 वर्षों में आगे बढ़ा है। मुझे लगता है कि 2023 में, पिछले 3-4 वर्षों में, हमारी पोर्टफोलियो कंपनियों ने पूरे महाद्वीप में लगभग 4.5 मिलियन नौकरियों को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। अरबों डॉलर का आईपॉड के साथ राजस्व उत्पन्न किया है। कुछ व्यवसाय मुझे लगता है कि इनमें से एक से आप बहुत परिचित होंगे। ये मिस्र में फौरी है, जिसके हम अभी भी शेयर धारक हैं। हम बड़े फिनटेक में भी निवेशक हैं जो काफ़ी सफल हैं। मैं वहीं कोने में एक लोगो देखता हूँ। अफ्रीकी पहुंच के दृष्टिकोण के कारण ट्यून्स नवीनतम फंड में हमारे निवेशों में से एक है। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझसे विशेष रूप से फिनटेक के बारे में पूछा था। नहीं,
मैं करता हूं, लेकिन सिर्फ एक सवाल के तौर पर। तो पोर्टफोलियो कितना बढ़ा है? आप लोगों ने पिछले 20 वर्षों में कितनी कंपनियों में निवेश किया है? ये एक अच्छा सवाल है। मुझे लगता है 40 से अधिक कंपनियां। हम प्रतिफंड लगभग 1 दर्जन कंपनियों में करते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये बना रहता है, प्रबंधनीय, कुछ अलग अलग आकार के होते हैं। मुझे लगता है कि हमारी तैनाती का लगभग 1/3 फिनटेक और वित्तीय सेवाएं हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पूरे महाद्वीप में कितनी हलचल है। हाँ, तो मुझे लगता है इलियास, आप जानते हैं मैं एक पुराना कुत्ता हूं। आप जानते हैं अफ्रीका की क्षमता के बारे में लंबे समय से बात की जा रही है ना? मैं इस क्षेत्र में लगभग 15 साल से हूं। आप जानते हैं मैं अपने 15वें वर्ष में हूं और मैं यहीं अफ्रीका में हूं, और उस समय मेरे बारे में बात की जा रही थी। मुझे लगता है कि कभी कभी पूरे अफ्रीका को एक में मिला थोड़ा भ्रामक होता है। ये बैंटूर या बासित देश है, मुझे सटीक संख्या याद नहीं है, इसलिए ये सबको एक साथ मिला देना थोड़ा अनुचित है। ये महसूस करने के बाद, ये कहने के बाद हमेशा ये एहसास होता है कि अफ्रीका अभी भी अपनी क्षमता तक आगे नहीं बढ़ पाया है ना? ये कोने के आसपास है, और आप जानते हैं वो कोने के आसपास ही रहता है। और शायद ये सिर्फ एक एहसास है, क्योंकि मुझे खुद को माफ करना होगा, अफ्रीका के बारे में मेरा ज्ञान काफ़ी सीमित है। मैंने मिस्र में कुछ काम किया है, मैंने नाइजीरिया में थोड़ा सा काम किया है, और बस यही इसका कुल योग है। पिछले साल वास्तव में मैं इंक्लूसिव फिनेटेक फोरम के लिए रवांडा में था, जो मेरे लिए आंखें खोलने वाला अनुभव था, क्योंकि मैं न जाने कितने 100 स्टार्टअप्स से मिला था। उनमें से कुछ शुरुआती चरण में थे, और वे उस तरह की कंपनियां नहीं हैं जिनसे आप जानते हैं, आप बात करते हैं वर्तमान में, लेकिन उनमें से कुछ बड़े हो जाएंगे और संभावित रूप से आपके लिए लक्ष्य बन जाएंगे। अपने शब्दों में वर्णन करें कि अफ्रीका में आप लोग किस प्रकार का तकनीकी स्टार्टअप या स्टार्टअप उद्यमिता दृश्य देख रहे हैं, और आप किस प्रकार की रुचि और दिलचस्प विकास और वृद्धि देखते हैं। इसलिए हम सभी स्टार्टअप से भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक उद्यम पूंजी फंड है। आपके पास है वास्तव में? हाँ, तो आप जानते हैं पहले चरण के लिए आपने जो कहा था, बिल्कुल वही कि बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे व्यवसाय हैं जो अपरिपक्व हैं या अभी भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में हैं, जिन्हें हम बढ़ने और अगले चरण में लाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आपके सवाल पर मुझे लगता है मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ये कगार पर है, ये वहाँ है, ये एक सच्ची भावना और एक सच्ची वास्तविकता बन रही है। लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप बहुत विविध प्रकार के बाजारों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उत्तर देश दर देश बहुत सूक्ष्म है। यदि आप केन्या जैसे देशों को देखें तो मैं कहूँगा कि क्षमता अपने आप में बहुत अधिक परिपक्व है। इसलिए वित्तीय समावेशन या डिजिटलीकरण की दर से भी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान, अवसर, तथ्य यह है कि केन्या स्वयं तकनीकी सक्षमता की एक मिनी सिलिकॉन वैली बन गया है, जो पहले से ही काफ़ी विकसित है। और इसलिए मुझे लगता है कि पिछले साल अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आए थे और उस पर थोड़ा जोर दिए थे। आप अन्य अर्थव्यवस्थाओं को देखें, जिनमें नाइजीरिया भी शामिल है। मुझे लगता है कि वहाँ बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, बहुत सारी हलचल है, लेकिन वे विशाल बाजार हैं और उन व्यवसायों की मापनीयता अभी भी निर्धारित और देखी जानी बाकी है। इसलिए हमसे और हमारे निवेश दर्शन शास्त्र से हम देखते हैं कि वे कौन से व्यवसाय जो महाद्वीप के बुनियादी ढांचे या प्रत्येक व्यक्तिगत देशों के डिजिटलीकरण को सक्षम बनाने में मदद करेंगे, चाहे वह बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में हो जहां हम उन खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो उस बाजार में जीत सकते हैं और प्रमुख खिलाड़ी बन सकते हैं, या ऐसे खिलाड़ी जिनके पास समग्र रूप से पैन अफ्रीकी रणनीति हो सकती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि वृहद परिदृश्य हमेशा आपका दुश्मन होता है। अफ्रीका में उस वृहद परिदृश्य के कारण समय हमेशा शत्रु जैसा प्रतीत होता है, इसलिए उस क्षमता को अनलॉक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यदि संभव हो तो मैं कहूँगा कि आखिरी बात विकास पर है, क्षमा करें, निवेश पर। हेलियोस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स की निजी इक्विटी का ध्यान मूल्य सृजन कोण हमारे लिए अन्य अधिक पश्चिमी निजी इक्विटी की तुलना में एक महत्वपूर्ण विभेदक है, क्योंकि हमें बस यह करना है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर साल हम अपनी कंपनियों के मूल्य में वृद्धि करें, हम उन्हें अगले चरण में जाने में मदद करें, और वह सहायता ही विभेदकारी कारक है। और जबकि हमें लगता है कि बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, तो प्रमुख संदर्भ में फिनटेक के बारे में थोड़ी बात करते हैं। चलिए फिनटेक के बारे में बात करते हैं। आपके पास एक विविध परिदृश्य है, आपके पास एक ऐसा परिदृश्य है जो परिपक्वता के एक अलग स्तर पर है। इनमें से कई देशों में हर तरह के कारणों से काम करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, जिनमें से आधे का मैं नाम नहीं लेना चाहता, है ना? तो फिनटेक के नजरिए से मुझे लगता है कि 3 गुना सवाल है। एक ये है कि आप विकास को कैसे देखते हैं, और फिर आप अधिक गहरी तस्वीर पेश करने के लिए कुछ देशों को चुन सकते हैं। दूसरा, आप उस प्रभाव को कैसे देखते हैं।
आप लोग कैसे निवेश कर रहे हैं? तो क्या कोई विशेष क्षेत्र या विशेष देश हैं जिन पर आप अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? और तीसरा दृष्टिकोण मूल्य सृजन के दृष्टिकोण से है, इस पैन अफ्रीकी या बहुदेशीय रणनीति का कितना हिस्सा वास्तव में अफ्रीका जैसे महाद्वीप में काम करता है, जहां जमीन पर उतरने के बाद वास्तव में अविश्वसनीय विविधता होती है? क्षमा करें, बहुत ही तीखे 3 प्रकार के प्रश्न हैं। यदि आप उनमें से एक भी भूल जाएं तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। 3, कृपया मुझे याद दिलाएं। मैं कहने जा रहा था कि मुझे नोट्स लेने चाहिए थे, और आपने यह भी कहा कि आप अफ्रीकी महाद्वीप को नहीं जानते हैं, लेकिन सवालों से यह ठीक है, मैंने उन्हें तैयार किया है। आप सही शब्द रख रहे हैं, तो अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो शायद मैं उल्टे क्रम में उत्तर दूंगा। मुझे लगता है कि पैन अफ्रीकी खेल ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और हम खुद फिनटेक परिप्रेक्ष्य से इस पर काफ़ी विचार करते हैं। मैं फिनटेक और वित्तीय सेवाओं का जवाब देने जा रहा हूँ। मैं उपयोग के मामलों के एक बहुत विशिष्ट सेट के अपवाद के साथ एक मजबूत पैन अफ्रीकी खेल पर बहुत अधिक विश्वास करने वाला नहीं हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दिमाग में वे उपयोग के मामले क्या हैं। वह सब कुछ जो प्रेषण है, सीमा पार व्यापार सुविधा, अंतर अफ्रीकी या अतिरिक्त अफ्रीकी पैन अफ्रीकी खेल का अवसर है। मुझे लगता है कि जैसे ही आप पारंपरिक बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, कुछ अन्य उपयोग के मामलों में जाना शुरू करते हैं, आप वास्तव में नियामक परिदृश्य के विखंडन के कारण संघर्ष करते हैं। आपको कई लाइसेंसों के लिए आवेदन करना शुरू करना पड़ता है। आपको विभिन्न कोर बैंकिंग सेटअप और डेटा और बुनियादी ढांचे के स्थानीयकरण और डेटा साझाकरण और वार्तालाप के साथ आवेदन करना शुरू करना पड़ता है, जिससे एकीकृत दृष्टिकोण रखना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है, बात बस इतनी है कि उसे पाने के लिए कितना प्रयास आवश्यक है। अफ्रीका में ब्लॉक हैं, पश्चिमी अफ्रीका, फ्रैंकोफोन अफ्रीका आपको थोड़ा अधिक एकीकरण की अनुमति देता है, लेकिन एक उचित पैन अफ्रीकी दृश्य। ऑन अफ्रीक नाम की एक कंपनी है, इसे MFS अफ्रीका कहा जाता था, जिसने उस चुनौती को स्वीकार किया। मुझे यकीन है कि आपने फ्लटरवेव और कुछ अन्य के बारे में सुना होगा। आप जानते हैं, फिर से वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिन चुनौतियों का वे सामना कर रहे हैं या जिस विशिष्ट बाजार के साथ वे खेल रहे हैं, वो अपने क्वांटम में काफ़ी बढ़ा है। नेटवर्क के नेटवर्क को जोड़ने वाले धन प्रेषण का आंदोलन है। मुझे लगता है कि बाकी पारिस्थितिकी तंत्र को एक सच्चा व्यवहार्य पैन अफ्रीकी खिलाड़ी बनने के लिए विकसित होने का एक लंबा रास्ता तय करना है। आपको ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जिनके पास कार्यालय है और वे उपस्थिति हैं और वे कहते हैं, हम महाद्वीप को कवर करते हैं। हाँ, ये हमारे लिए एक निवेश दर्शन शास्त्र से देश दर देश है, जो मुझे लगता है कि आपका दूसरा प्रश्न था। हम देखते हैं, जाहिर है कि हम बड़े देशों को याद नहीं कर सकते, है ना? नाइजीरिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, घाना, मोरक्को। आमतौर पर हमारी सक्रिय खोज और सक्रिय सहभागिता का बड़ा फोकस है, क्योंकि उनमें अपने आप में पर्याप्त गहराई है, प्रतिभा तक पर्याप्त पहुंच है, पर्याप्त बुनियादी ढांचा है। और मुझे लगता है कि डिजिटल सक्षमता एक ऐसी जगह पर है जहां आप जानते हैं, बुनियादी ढांचे के डिजिटलीकरण के कारण ग्राहक के अधिग्रहण की लागत उन सेवाओं में से कई को स्केल करने, स्थानांतरित करने और दीर्घकालिक व्यवहार्य बनने के लिए उपयुक्त हो जाती है। इसलिए हम वहां अपने प्रयासों पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, ये कहते हुए कि हमने पिछले 20 वर्षों में 52 देशों में से 35 में तैनात पूंजी में निवेश किया है। इसीलिए हम विविधता से बहुत परिचित हैं। और फिर मैं एक फिनटेक वित्तीय सेवा क्षेत्र से बात कर रहा हूँ। और मेरा तीसरा सवाल क्षेत्रीय था। हाँ, और क्षेत्रीय मुझे लगता है कि ये विकसित हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमने जो शुरू किया वह एक शुद्ध बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के लिए अन्वेषण खेल है। इसलिए हम नाइजीरिया के इंटरस्विच में शुरुआती निवेशक हैं। हमने बेपोर्ट में निवेश किया है, जो कि उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में एक पेडे ऋण देने वाला खिलाड़ी है। हमने मिस्र में TPA नामक एक कंपनी में पैसा लगाया है, फिर से एक बुनियादी ढांचा, क्षमा करें, एक भुगतान कंपनी जो पूरे महाद्वीप में माइक्रो पेमेंट को सक्षम बनाती है। तो कुछ भी जिसने ड्राइव, कनेक्टिविटी, पैसे की आवाजाही में मदद की, हमने उस दर्शन शास्त्र को विकसित किया है। और अब मैं पूंजी लगाते समय फोकस के 4 प्रमुख क्षेत्रों को देख रहा हूँ। एक तो अभी भी बहुत कुछ वैसा ही है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। पैसे की आवाजाही में दक्षता लाने वाले खिलाड़ी कौन है? रियल टाइम भुगतान प्लेटफॉर्म, रियल टाइम सेटलमेंट, ओपन बैंकिंग, प्रेषण के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी के साधन के रूप में खुली बैंकिंग का उपयोग करना, फिर से विनियमन के अलावा कुछ और है। और इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम इसे संभालने जा रहे हैं। अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौता है, जिस पर पूरे अफ्रीका के अधिकांश देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, और उसी का परिणाम है भुगतान अवसंरचना, क्षमा करें, पैन अफ्रीकी भुगतान और निपटान प्रणाली जो लागू की जा रही है, जो एक डिज़ाइन है बकाया राशि के भुगतान पर अंतर अफ्रीकी व्यापार के लिए
रेल का निर्माण करना, तो ये हमारा एक बड़ा बड़ा दर्शन शास्त्र है। कैप पेमेंट पिछले साल लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अरबों डॉलर के मूल्यांकन वाले आईपीओ के साथ एक और व्यवसाय है, और उनका दर्शन शास्त्र वह सब प्रेषण है। दूसरा बड़ा हिस्सा जिस पर हम गौर करते हैं वह डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी हर चीज़ है, लेकिन मैं थोड़े बदलाव के साथ डिजिटल बैंकिंग कहूँगा। मतलब हम कैसे डिजिटल बैंकिंग एसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे सक्षम बनाता है। उचित है, ठीक है। इसलिए हम B2C खिलाड़ियों पर बहुत करीब से नज़र नहीं डालेंगे, कम से कम सक्रिय रूप से नहीं, क्योंकि EKYC, स्केलिंग, अधिग्रहण की लागत और पसंद जैसी चीज़ों पर चुनौतियां हैं जिन्हें ग्राहकों को वहां स्विच करना होगा। मैं उनमें से किसी एक के वास्तव में बाधा डालने और जीतने की आशा कर रहा हूं। हमारी नज़रें, आप जानते हैं, एक क्षमता के लिए खुली हैं। तीसरा एक सेवा अवसंरचना खिलाड़ी B2B के रूप में बैंकिंग है। हम इन दिनों आप पर उल्लिखित सेवा के रूप में बैंकिंग के बिना बातचीत को कभी समाप्त नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते। एम्बेडेड फाइनेंस ही रास्ता है। मैं यही कहने जा रहा था। अच्छा, तो लीजिए दूसरा बड़ा। वित्त ही ऐसा तरीका है जिससे यह चलता है। ये बहुत बहुत परिपक्व है। पूरे महाद्वीप में बहुत कम घरेलू स्तर पर बड़ी हुई संस्थाएं हैं जो उस दृष्टिकोण में सफल हुई हैं। कुछ पदाधिकारियों का अब भी यह विश्वास है कि वे इसे स्वयं बना सकते हैं, या आप जानते हैं, मैं बड़े लोगों, टेमिनोस आदि से बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवधान आ रहा है, और मुझे लगता है कि जब ये आए तो हम सबसे आगे रहना चाहते हैं। आखिरी टुकड़ा है, मैं इसका उल्लेख नहीं कर सकता, लेकिन क्रिप्टो और ब्लॉकचेन, फिर से मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि डिजिटल संपत्ति आपकी दुनिया के हिस्से में एक बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन कृपया मैं आपको बीच में ना रोकूं। नहीं, मैं बस इतना ही कहने जा रहा था कि यह शायद हमारे दृष्टिकोण से सबसे कम परिपक्व है, और शायद उद्यम पूंजी पक्ष पर मेरे और भी सहकर्मी हैं जो इनमें से कुछ को देखते हैं। इलियास, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या आप वास्तव में पर्याप्त डिजिटल संपत्ति खेल को जैविक बाजार से ऊपर आते हुए देख रहे हैं, या क्या ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो अफ्रीका में प्रवेश करना चाहते हैं? तो ये दोनों का मिश्रण है। मुझे लगता है कि महाद्वीप पर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी बेहतरीन तकनीकें हैं, बहुत सारे महान डिजिटल परिसंपत्ति खिलाड़ी हैं, लेकिन वे बढ़ने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि नियामक उपयोग के मामले को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है, और यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा है कि कैसे किया जाए, उस पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करें, इसलिए वे सफल नहीं हो पाए हैं। अब मुझे यकीन है कि आपने PRH लिया होगा कि बाइनेंस नाइजीरिया को रोके हुए पाया गया है। अभी भी यह धारणा है कि यह क्या है, हम इसे कैसे करते हैं, हम इसे कैसे नियंत्रित करते हैं, आप इसे कैसे विनियमित करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह विश्व स्तर पर मामला है, लेकिन वहाँ बहुत अधिक रवैया है। बहुत सारे व्यवसाय हैं, लैटिन अमेरिकी व्यवसाय अफ्रीका में विस्तार कर रहे हैं, यूरोपीय व्यवसाय अफ्रीका में विस्तार कर रहे हैं, मध्य पूर्वी व्यवसाय अफ्रीका में विस्तार कर रहे हैं, और वास्तव में दुर्भाग्यवश मैं नाम का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन हमने ऐसा करने के लिए उद्यम पूंजी पक्ष में उनमें से एक में निवेश किया है। और हाँ, मैं सहमत हूँ। तो आप जानते हैं, अगर मैं कह सकता हूं कि व्यापक संदर्भ में देखी जाने वाली डिजिटल संपत्तियों पर मेरी 0.02 की कीमत है, तो मुझे लगता है कि ब्लॉकचेन को एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कुछ दक्षता और प्रभावशीलता है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि टोकनाइजेशन और विशेष रूप से वास्तविक दुनिया की संपत्तियों या यहाँ तक कि वित्तीय परिसंपत्तियों के टोकनाइजेशन के आसपास खेल का एक पूरा दायरा है जो मुझे लगता है कि एक बड़ा अवसर देता है। मुझे लगता है कि कुछ स्वामित्व और अधिकारों के मामले में कानूनी चुनौतियां हैं इत्यादि। मैं उन्हें पूरी तरह से नहीं समझता हूं, लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे मैं पढ़ता हूं मैं और अधिक समझता हूं, और फिर आप एक तरह की दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं, अगर मैं क्रिप्टो कहता हूं जैसा कि हम इसे समझते हैं, जो बिटकॉइन या पुराने सिक्कों और सामान के आसपास है, फिर CBDC है, और जाहिर तौर पर नाइजीरिया ने इस पर काफ़ी प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया है। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं, मेरी विनम्र राय ये है कि हमें इन सभी को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले दो को चलना चाहिए, क्योंकि वे प्रौद्योगिकी आधारित समाधान हैं और वे दक्षता पैदा करते हैं। मुझे लगता है कि तीसरे खंड को थोड़ी अधिक समझ की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि कुछ निश्चित वैश्विक देश हैं जो अफ्रीका का रास्ता अपनाएंगे, है ना? और मुझे लगता है कि CBDC आज दुनिया भर में लगभग हर एक केंद्रीय बैंक थोक या खुदरा स्तर पर प्रयोग कर रहा है। नायरा में ठीक है इत्यादि। मुझे सवाल पूछने दीजिए। तो ये होना चाहिए, मुझे ये सवाल उल्टे क्रम में पूछना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। शायद जवाब है कोई अंतर नहीं है। जब हम लोग वित्तीय सेवाओं या भविष्य के वित्त की पूरी दुनिया में व्यवधान के संदर्भ को देखते हैं, है ना, हम आमतौर पर बदलते उपभोक्ता के व्यवहार जैसे रुझानों को उठाते हैं। आप जानते हैं, हम उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में बात करते हैं। हमने ब्लॉकचेन का उल्लेख किया, कई अन्य हैं जो आए हैं।
आप जानते हैं, हम इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा की एक नई नस्ल सामने आई है जो उपभोक्ताओं और ग्राहकों दोनों को सूचित कर रही है, लेकिन साथ ही कुछ कमियों को भी संबोधित कर रही है जो मौजूदा लोगों के पास हैं। फिर पदधारियों के लिए यह अवसर है कि वे अधिक डिजिटल बनना चाहते हैं और इसलिए वे काम कर रहे हैं। क्या कोई अफ्रीका विशिष्ट रुझान है? और जाहिर तौर पर मुझे पिछले 7 वर्षों में फिनटेक क्षेत्र में आए निवेश की अधिशेष राशि का उल्लेख करना चाहिए, यदि आप पिछले 2 की गिनती नहीं करते हैं, जहां पूरे क्षेत्र को झटका लगा है ना? क्या कोई अनोखे रुझान हैं जो अफ्रीका विशिष्ट हैं, जो अफ्रीका के भविष्य को आकार दे रहे हैं? मुझे लगता है कि फिनटेक के नज़रिए से। मुझे नहीं पता कि अनोखा सही शब्द है या नहीं। मुझे लगता है आपके द्वारा चित्रित ब्रश इतना चौड़ा है कि उन रुझानों के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। एक अच्छे सलाहकार की तरह, है ना? अफ्रीकी संदर्भ पर लागू नहीं होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि यह सच नहीं है। मुझे लगता है कि यह सब सूक्ष्मता और निर्भरता के बारे में है। और मैं प्राथमिकताओं के क्रम का अनुमान लगाता हूं। और प्राथमिकता का क्रम और परिपक्वता। मुझे लगता है कि एक चीज जो शायद विशिष्ट बाजारों में पूरे महाद्वीप में अधिक प्रमुख है, पूरे महाद्वीप में और भी अधिक, नए व्यापार मॉडल के निर्माण में डिजिटल व्यवधान की भूमिका है। और इससे मेरा मतलब 2 चीज़ों से है। मेरा मतलब है कि उत्पादों और नवाचारों की छलांग जो उत्पादों और नवाचारों का समर्थन करती है, चौंका देने वाली है ना? जब हम अभी भी हाल ही में अमेरिका में ACH और नकदी के डिजिटलीकरण के बारे में बात कर रहे थे, तो ये कुछ ऐसा है जो अफ्रीका में लोग करते हैं। जब मैं ACH के बारे में बात करता हूँ, वह वास्तव में क्या है? तो मुझे लगता है कि ये एक बढ़ा अफ्रीका में और भी अधिक तीव्र प्रवृत्ति है। मुझे लगता है कि दूसरा है, बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाना एक चुनौती रही है और बनी हुई है, लेकिन इसने एक बढ़ा विकास किया है। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कोई ब्लॉकचेन नहीं है। अगर आपको बिजली तक पहुंच नहीं मिल सकती है, अगर मुझे डिजिटल सक्षमता तक पहुंच नहीं मिल सकती है, तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। आपकी आधी से अधिक आबादी युवा है। वे अपने हाथों में मोबाइल फ़ोन लेकर पैदा हुए थे, चाहे वह फीचर फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो या स्मार्टफोन की दर BRH रही हो, और तमाम तरह की चीज़ें। आप वास्तव में ऐसी जगह पर नहीं हैं जहां आपको समाधान डिज़ाइन करना पड़े ये सोचकर, ओह मेरी POS मशीन कैसे काम करेगी, मेरी प्रसंस्करण क्षमताओं को कैसे रखा जाएगा। ये सब बैकएंड होना चाहिए। किसी को परवाह नहीं है, कोई जानना नहीं चाहता। पश्चिम की तुलना में बहुत अधिक, वैश्विक परिदृश्य की तुलना में बहुत अधिक। यहाँ ये इस बारे में है, ठीक है, मुझे क्रेडिट तक पहुँच प्राप्त करने की आवश्यकता है। मुझे एक ऐसी आबादी में बचत खाते व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, एक ऐसी जगह पर जो धन प्रबंधन और धन नवाचार कैसे करते हैं इसकी अवधारणा को नहीं समझता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से कुछ बाजार विकसित हो रहे हैं, ये सभी बहुत विशिष्ट रूप से आकार ले रहे हैं। ठीक है, एक प्रवृत्ति जिसका मैंने उल्लेख नहीं किया, और मुझे लगता है कि मुझे केंद्रीय बैंकों या नियामकों द्वारा निभाई जा रही भूमिका के बारे में बताना चाहिए, है ना? तो यहाँ एक कार्यशील परिकल्पना और कई उभरते बाजार हैं। आप जानते हैं, केंद्रीय बैंक बाजार निर्माता बन रहे हैं। वे केवल उन लोगों से आगे जा रहे हैं जो नीति को नियंत्रित करते हैं, है ना? अफ्रीका, मेरी कार्यशील धारणा बहुत विषम है क्योंकि हर देश थोड़ा अनोखा है। हाँ, कुछ स्तर की समरूपता मौजूद हो सकती है। आपने फिनटेक के नजरिए से कैसे आप केंद्रीय बैंकों को कहाँ भूमिका निभाते हुए देखते हैं? क्या वे सहायक हैं? क्या वे वास्तव में विकास को रोक रहे हैं? क्या वे बीच में कहीं हैं? मुझे पता है कि इसका सुरक्षित उत्तर है, लेकिन ये बदलता रहता है। लेकिन आप जानते हैं, यदि आपको व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाना है बल्कि जीवन में लाने के लिए विशेष रूप से कुछ देशों को चुनना है, तो आपका क्या विचार है? क्या वे वास्तव में इस वित्तीय डिजिटल सक्षमता, वित्तीय समावेशन को वास्तविक कार्यों में चला रहे हैं, या बस बहुत सारे शब्दों में? और मुझे इसके लिए आपको इस स्थिति में लाने के लिए खेद है। नहीं, मैं कहूँगा कि इरादा वही है। मुझे लगता है कि नीति विशेष रूप से हाल ही में तो मिस्र में डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस, मिस्र में एक नई KYC नीति आने की अफवाहें जिसके बारे में हम वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब आसन्न है, एक अच्छा संकेत है। नाइजीरिया निश्चित रूप से बहुत प्रगतिशील है कि केंद्रीय बैंक गवर्नर, नवनियुक्त केंद्रीय बैंक गवर्नर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसे बढ़ावा देने के मामले में। आपने किगाली का जिक्र किया है। मुझे लगता है कि रवांडा एक उदाहरण है, फिनटेक और इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए शानदार समर्थन का एक उदाहरण है। तंजानिया और इथियोपिया उस अवसर के लिए बड़े पैमाने पर खुल रहे हैं, मुख्य रूप से नियामक और आसपास की सरकार द्वारा समर्थित है। हम कैसे डिजिटाइज करते हैं। और सुनिए, केन्या इसका आदर्श उदाहरण है। M-पेसा का अस्तित्व कभी नहीं होता अगर यह सभी अनुकूल विनियमन और दृष्टिकोण के लिए नहीं होता। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा, हाँ, वे सहायक हैं और वे निश्चित रूप से बाजार निर्माता हैं। मैं इस पे थोड़ा ध्यान दूंगा क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी इतनी सुंदर नहीं होती। बहुत तीखी प्रतिक्रिया है और असंगतता आंदोलन जिसे आप रेंगते हुए देखेंगे, जो कभी कभी व्यापक राजनीतिक और भू राजनीतिक एजेंडों द्वारा संचालित होते हैं। और मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
लेकिन यह उस बाजार की वास्तविकता है जिसमें हम काम करते हैं। यह अर्थव्यवस्थाओं की विविधता और उनके बीच के अंतर संबंध का भी एक कारक है। अफ्रीका मुक्त व्यापार जैसी पहल सही दिशा में शानदार आंदोलन है। तो मैं केवल इस बारे में आशान्वित हो सकता हूं कि भविष्य क्या है, लेकिन निश्चित रूप से बाजार निर्माता निश्चित रूप से इस बारे में सोच रहे हैं कि हम डिजिटलीकरण में कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हल करने के लिए एक बहुत ही सरल समस्या है। उनके पास एक युवा आबादी है जिसे फ़ोन और उस तक पहुंच की अधिक से अधिक आवश्यकता है। उनके पास एक डिजिटल बुनियादी ढांचा है जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है और नकदी का डिजिटलीकरण करने की ज़रूरत है। वित्तीय समावेशन किसी भी जीडीपी वृद्धि के लिए एक प्रमुख चालक है जिसे वे आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वे केवल सहायक हो सकते हैं। अब इसका अनुवाद कैसे होता है, ये किस गति से चलता है? मुझे लगता है कि ये हमेशा से सवाल रहा है। हाँ, मैं सहमत हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से पूंजी परिनियोजन पूंजी और स्मार्ट पूंजी की उपलब्धता के आसपास एक बड़ा सवाल है ना, कि केवल आप जानते हैं पूंजी के बारे में, और यह हमेशा एक चुनौती रही है। मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने देखी हैं, या कम से कम मैंने पिछले साल अनुभव किया है और समावेशी फिनटेक फोरम के साथ बातचीत के कुछ पहलुओं में, उनमें से एक ये था कि अफ्रीकी स्टार्टअप में अधिक अफ्रीकी पूंजी क्यों नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लोगों के आने और अपना पैसा लगाने के लिए आपको इसकी अधिक आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते हैं यह कुछ इस तरह है, आप अपने बैकयार्ड में पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप हमें दुनिया भर से उड़ान भरने के लिए क्यों कह रहे हैं? मुझे नहीं पता कि यह बदल रहा है या नहीं। और मुझे लगता है कि यह सवाल वास्तव में गियर बदलने का एक दिलचस्प तरीका है। तो गियर बदलें या शायद बातचीत को बदलें। चलिए निजी इक्विटी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इसलिए यदि मैं आपसे केवल 2 साहसिक प्रश्न पूछूं, निजी इक्विटी के लिए प्रचलित रुझान क्या है? और आप जानते हैं वास्तव में आप फिनटेक या व्यापक ले सकते हैं, बस उसका व्यापक क्षेत्र लें जो एक बेहतर तस्वीर पेश करता है। और फिर आप जानते हैं निजी इक्विटी की वर्तमान स्थिति क्या है? तो क्या ऐसे बहुत सारे हेलियोज हैं जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में आप लोगों का अनुसरण किया है, और इसलिए ये एक अच्छा प्रकार का बुलबुला दृश्य है जहां मुझे लगता है कि आप जैसे बहुत से लोग निवेश कर रहे हैं, है ना? और फिर जैसा कि आपने कहा, क्या अन्य उभरते बाजारों की तुलना में अफ्रीकी निजी इक्विटी परिदृश्य में कुछ विशिष्टताएं या कुछ बारीकियां हैं? मैं उभरते बाजारों की तुलना विकसित बाजार से नहीं करूंगा। तो आपको वास्तव में व्यापक दृष्टिकोण पसंद है? मुझे लगता है कि ये हम में से बहुतों के लिए, और मेरे ख्याल से मेरे बहुत सारे दर्शकों के लिए सीखने का अवसर है, क्योंकि मध्य पूर्व पर हमारा रुख बहुत ही अलग होता है और हम मिस्र को बहुत अच्छी तरह से कवर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बीच में बहुत सारी समानताएं हैं। आप जानते हैं, अरब अफ्रीका और मध्य पूर्व, हम भारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे लगता है कि आप अब तक के 75 एपिसोड में आने वाले दूसरे या तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं और जो अफ्रीकी परिदृश्य को गहराई से समझते हैं। तो हाँ, मेरा दृष्टिकोण थोड़ा व्यापक है। मुझे लगता है आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए सामान्यतः निजी इक्विटी। मुझे लगता है निजी इक्विटी के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो कठिन समय रहा है उसका एक मुख्य कारण है पूंजी की लागत। हाँ, क्या आप सहमत हैं? ब्याज दरों में वृद्धि, ये कितनी बड़ी 526 BPS बहुत ही कम समय में। आप जानते हैं, रिटर्न की उम्मीदें, धन जुटाने तक पहुंच, इन सब का इस्तेमाल और निवेश की मूल्य श्रृंखला पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ता है, पूंजी पर भी, इस हद तक कि बाहर निकलने पर भी। शायद मैं एक रिपोर्ट PRH रहा था जिसे बेन ने अभी हाल ही में प्रकाशित किया था, जिसे FT ने भी उठाया था। निजी इक्विटी में 3 ट्रिलियन से अधिक मूल्य की संपत्ति है जिन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये धन बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है, या शायद संघर्ष नहीं, यह गलत शब्द है, लेकिन निवेश के समय बनाई गई धारणाओं के कारण, जिसमें उनकी खरीद या रिटर्न की उम्मीदें भी शामिल हैं, इसके बाहर निकलने में विराम या देरी होने का कारण है। तो मुझे लगता है कि यह एक प्रचलित प्रमुख प्रवृत्ति है। दूसरा, मुझे लगता है कि वैश्विक परिदृश्यों पर मूल्य सृजन तत्व बदल रहा है, और ये निजी इक्विटी में कैसे बदल रहा है। मैं बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं बनना चाहता, लेकिन अनिवार्य रूप से, और मुझे पता है कि आप उभरते बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से कुल मिलाकर एक निजी इक्विटी के मूल्य सृजन दृष्टिकोण को 2 या 3 में चीज़ों में बांटा गया है। एक है, मैं एक संपत्ति लेता हूं, मैं उसे बदलता हूं लागत दक्षता के लिए, स्क्रैप हटाता हूं आदि, और फिर अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इसे एक अच्छे रिटर्न के लिए फिर से बेचूंगा। दूसरा एक जमा करने वाला खेल था। आप जानते हैं, मैं एक संपत्ति खरीदता हूं, मैं पहचानता हूं कि यहाँ कुछ दिलचस्प है, मैं बाद में M&A लेन देन करूंगा, पूरी संपत्ति को मजबूत करूंगा और यह सब मिलकर कुछ बड़ा तैयार होगा और मुझे वहाँ रिटर्न मिलता है। तीसरा था, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं संपत्ति को आकर्षित बनाता हूँ और उस लागत को जोड़कर मेरी अर्थव्यवस्था एक अलग तरीके से काम करेगी और मुझे रिटर्न मिलता है। मुझे लगता है कि वे तीनों आगे जाकर मूल्य सृजन के सबसे प्रमुख मार्ग के रूप में संघर्ष करने जा रहे हैं
पश्चिमी या उभरते बाजार की दुनिया में। तो फिर इसका हल क्या है? वास्तविक मूल्य सृजन, वास्तव में निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है और व्यवसायों को बनाना है। मैं कहूँगा कि सही तरीका व्यवस्थित रूप से, क्या हम सही व्यवसायों में निवेश कर रहे हैं? क्या वे वास्तविक हैं? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापक अनुभव के कारण मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं जो निजी इक्विटी मेज पर लाती है? सही लोग, सही संरचना, सही रणनीति, सही आसपास की चीजें, संस्थापक की भावना को दबाए बिना और संस्थापक को दबाए बिना। लेकिन फिर इलियास, मुझे ये एक सवाल खड़ीड़ा करता है ना? क्या आप लोग काफी धैर्यवान हैं? क्या आप साल दर साल 25% से कम वृद्धि लेने को तैयार हैं? और फिर अफ्रीका में चुनौतियां और भी बढ़ी हैं। ईमानदार से बात करें तो अफ्रीका में काम करना अभी भी काफी कठिन है, जिसके पीछे की कारण है उनमें से आधे के बारे में मैं बताना नहीं चाहूंगा। तो ये सब कैसे चलता है? मुझे लगता है हमें धैर्यवान बनना होगा। विशेष रूप से अफ्रीकी निजी इक्विटी में आपको बनना ही होगा। यह यूरोपीय निजी इक्विटी नहीं है जहां आप जानते हैं कि रिटर्न चौथे वर्ष में आने वाला है और यहीं पर आप जाते हैं और आप 20 सलाहकारों से मिलते हैं और उनके पास सप्ताह के अंत तक 6 खरीदार तैयार होंगे। ये वह जगह है जहां आपको वास्तव में प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। और मैंने वैसे पहले मैक्रो के बारे में बात की थी, आपकी लगभग 25% वाली बात पर। हम मूल्य की स्थानीय मुद्रा में वृद्धि या मूल्य की यूएसडी में वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। तो वे सभी चीजें, ये एक जटिल मुद्दा है। बिल्कुल। तो सभी चीजों में हमें धैर्य रखना होगा। हम ऐतिहासिक रूप से धैर्यवान हैं। ऐसी संपत्तियां हमारे पास रही हैं और उनमें आंशिक तरलता रही है। हमारा मानना है कि हम रणनीतिक निवेशकों को अपने साथ लेकर आए हैं जिससे विकास को साकार करने में मदद मिली है। लेकिन ये संपत्तियां हमारे पास औसत से कहीं अधिक लंबे समय तक हैं और हमारे एलपी निवेशक जो पैसा लगाते हैं वे अफ्रीकी संदर्भ में इसे समझते हैं। तो यह मुझे लगता है एक वास्तविकता और सच्चाई है। मुझे लगता है कि 25% की वृद्धि या कंपाउंडिंग लक्ष्य के आसपास दूसरा वाला सच में यह बिल्कुल प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है, क्योंकि आपके पास पकड़ डीएच में आए हुए लोग हैं जो उन सेवाओं के लिए भूखे हैं। आपके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आपके पास पर्याप्त बड़े बाजार हैं। यदि आप केवल बढ़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं और आप वास्तव में बढ़ाने में सक्षम हैं, तो उस विकास को प्राप्त करने के लिए बाजार के नज़रिए से कोई सीमा नहीं है। तो यह इस पर निर्भर है कि सही व्यवसाय की पहचान करना, यह सुनिश्चित करना कि आप सही समय पर सही कदम उठा रहे हैं, जो हमेशा कहना आसान है, करना नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से वही है। और यह विकास के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है, बजाय इसके कि बस एक बोर्ड पर बैठकर कहा जाए मुझे दे दो। तो ये निजी इक्विटी संगठनों के परिचालन मॉडल को कैसे प्रभावित कर रहा है? लेकिन ठीक है, मैं आपका सम्मान करता हूं और इस समय आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको काफी समय से जानता हूं। ठीक, निजी इक्विटी जगत के जिन पेशेवरों से मेरा सामना होता है उनमें से अधिकांश उत्कृष्ट टेक्नीशियन हैं। ठीक, उन्हें डील करने और उसे लागू करने में महारत हासिल है। आप जानते हैं, कागज के टुकड़ों पर रणनीतियों के बारे में भविष्यवाणी करना। खैर, मुझे नहीं पता कि मैं दाईं ओर क्यों देख रहा था। मुझे लगा कि वहां कोई बोर्ड है, लेकिन वास्तविक दुनिया का अनुभव वास्तव में बहुत कम लोगों के पास है। एक सक्रिय बोर्ड जो बैठकर एक संस्थापक को बताएं या संस्थापक को उसके निर्णय लेने के बारे में सूचित करें। तो क्या आप निजी इक्विटी परिदृश्य में एक भूकंपीय बदलाव होते हुए देख रहे हैं जो मैं नहीं देख रहा हूं? तो मैं अफ्रीका और उभरते बाजारों में निजी इक्विटी के बारे में बात करूंगा। हाँ, आइए इस पर ध्यान दें। मैं कहूंगा हाँ। ठीक है। और मैं कहूंगा कि मैं एक जीवित उदाहरण हूं। मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन मैं इसका एक जीवित उदाहरण हूं। ठीक है। आप मुझे 15 साल से जानते हैं। आपने कहा 10 से अधिक साल। मुझे लगता है कि ये अधिक ही है, 15 साल। क्या 15 साल? खैर, मैं बस ये नहीं कहना चाहता कि मैं कितना बूढ़ा हूं। ये सही है, ठीक है। और आप जानते हैं कि मैं निवेश पृष्ठभूमि से नहीं आता हूं। मैं एक निवेश बैंकर नहीं हूं। मेरे पास नहीं है तकनीशियन जानकारी जिसका आप दावा करते हैं। ये मेरे लिए एक आकर्षक दुनिया है। मैंने थोड़ी खोजबीन की है, मैंने कुछ M&A लेन देन किए हैं, लेकिन उस पैमाने और परिमाण पर नहीं जिसका आप उल्लेख करते हैं। सफलता के विभिन्न स्तरों पर मैंने जो किया है वह है बड़े पैमाने पर व्यवसाय, टीमें, विभाग, उत्पाद आदि का निर्माण करना। और हेलियोस ने मेरे जैसे व्यक्ति को काम पर रखने का साहस किया जो जरूरी नहीं कि उस दृष्टिकोण के भीतर फिट बैठता हो। आपने जो कहा ठीक उसी के अनुरूप हम प्रारूप बना सकते हैं और हम आपको कागज में बता सकते हैं कि ये कैसे होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अब मुझे लगता है ये हेलियोस के लिए प्रमाण है, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर भी है जिसमें माना गया है कि हमें समस्याओं को हल करने में सक्षम होने के लिए उनके बारे में अलग ढंग से सोचने की आवश्यकता है। हेलियोस विशेष रूप से, और यह हेलियोस के लिए कोई नई बात नहीं है, हेलियोस विशेष रूप से मुझे लगता है मेरी याद में एकमात्र निजी इक्विटी बड़े पैमाने पर है जिसकी एक परिचालन शाखा है, एन हाउस,
जो मूल्य सृजन और चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में है। तो एक बार फिर, और वे सभी व्यक्ति व्यवसायी हैं, वे बड़ी कॉरपोरेट्स और कंपनियों, स्टार्टअप आदि में काम करते थे, इसलिए उन्होंने दूसरा पक्ष देखा है। इसलिए जब आप सीईओ या सीएफओ से बात करते हैं और उन चीज़ों को देख रहे होते हैं तो एक विश्वसनीयता और व्यावहारिकता की ज़रूरत होती है जो कुछ अनुभव के साथ आती है। मुझे लगता है कि अफ्रीकी निजी इक्विटी क्षेत्र भी बहुत अधिक खुला और व्यावहारिक है, लेकिन साथ ही जो संस्थापक उस पूंजी की मांग करते हैं वे केवल वित्तीय कारणों से पूंजी की मांग नहीं करते हैं। आप ये जानते हैं, क्योंकि सही और अच्छे व्यवसाय, ईमानदारी से कहें तो उन्हें हमेशा कहीं ना कहीं पैसा मिल ही जाएगा। वह स्थिति गलत हो सकती है, वो बात गलत हो सकती है। हम हेलियोस, हम कोई निवेश नहीं लेते हैं यदि हमें नहीं लगता कि हमारे पास जो दहने के लिए कोई रणनीतिक मूल्य है, कागज़ पर वापसी की संभावना चाहे जो भी हो, क्योंकि हम जानते हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ, TIA ये अफ्रीका है ना। हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसकी आप योजना नहीं बना सकते, आप अपने अंत की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन निश्चित रूप से एक बदलाव उस बिंदु पर जिस तरह से हम संपर्क करते हैं, ये सुनना बहुत आशाजनक है। और मुझे लगता है कि ये वही है जहां मैं वक्र पर बैठता हूं। और मुझे लगता है कि मेरे मुताबिक मेरे लिए वास्तव में इसे अभी बड़े पैमाने पर देखना बाकी है ना। लेकिन ये मेरे लिए कुछ नया हो सकता है ना, ये हो सकता है। मैं अफ्रीकी निजी इक्विटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अफ्रीका में इतनी बड़ी निजी इक्विटी काम नहीं कर रही है। आप पहले अफ्रीका जाने वाले अफ्रीकी धन के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारे पारिवारिक कार्यालय हैं, लेकिन वे आपके 50 से कुछ 50 मिलियन के बीच में रहते हैं, कुछ 200 तक आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन जब आपके पास उस आकार का फंड हो, दृष्टिकोण, परिनियोजन की संख्या, स्केल, तो आपकी जो पहुंच बनेगी वह उससे बहुत अलग होगी जो हेलियोस प्रबंधन के तहत अरबों के फंड के साथ बनेगी। ठीक है, तो ये सवाल खड़ीडीढ़ा करता है। आप हेलियोस के नज़रिए से अफ्रीका के अगले चरण के रूप में क्या देखते हैं? अगर मैं कहूँ उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र, आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि पूरे स्पेक्ट्रम में वृद्धि हुई है। जैसा कि आपने कहा, आधार रेखा कम है, डिजिटलीकरण की आवश्यकता अधिक है ना। ये किस तरह काम करेगा? उद्यमिता किस तरह चलती है? अगले 2 से 3 साल या 4 साल में आप किन क्षेत्रों में अत्यधिक विकास होते हुए देखते हैं? मुझे लगता है बड़े क्षेत्रों में से एक, और ये आपको आश्चर्यचकित नहीं करेगा, लेकिन ये फिनटेक के बाहर है, डिजिटल इंफ्रा पर है। डेटा केंद्र, हाइपरस्केल पूरे क्षेत्र में विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। महाद्वीप में अधिक से अधिक रैक और क्षमता स्थापित करने की अधिक से अधिक मांग है, और हमें लगता है कि ये फलने फूलने के लिए तैयार है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्थान है ना। तो ज़मीन कोई मुद्दा नहीं है। आप जानते हैं, एक बार जब आप ऊर्जा और बाकी सब कुछ सुलझा लेते हैं तो ये हो जाता है, और मुझे लगता है ये बाधित होने की प्रतीक्षा कर रहा है और बड़े पैमाने पर होगा। और सभी अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक संघर्षों के साथ मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें उस क्षेत्र में जा रही हैं, तो ये निश्चित रूप से एक है। साथ ही मैं मानता हूं कि फिनटेक और वित्तीय सेवा क्षेत्र में SME सक्षमता पर एक बहुत बड़ा प्रभाव है। साथ ही SME सक्षमता या BNPL, जैसा कि आप जानते हैं, और BNPL का एक संस्करण, मुझे नहीं लगता कि यह BNPL की तरह होने जा रहा है, लेकिन यह उपभोक्ता तक BNPL पहुंच और डिजिटलीकरण है। उसी तरह जैसे आपके पास मोबाइल वॉलेट और टेलीकॉम ड्राइविंग है, आप जानते हैं B2C स्पेस के डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन काफ़ी हद तक। यह अफ्रीका में आधी आबादी के करीब है जिसके पास मोबाइल मनी की सुविधा है। यह SME क्षेत्र में कैसे हुआ? तो मुझे लगता है कि यह दूसरा है। इसका मतलब है कि यह उद्यमिता के लिए क्या करता है। मुझे लगता है कि पिछले साल 5000 से अधिक नए फिनटेक बनाए गए थे। अब उनमें से अधिकांश जीवित नहीं रहेंगे जैसा कि तय है, लेकिन यह सिर्फ यह दर्शाता है कि वहाँ मांग, प्रतिभा और उद्यम करने की इच्छा छिपी हुई है। आपको कुछ समझना होगा, अफ्रीका की संस्कृति उद्यम करने की है। आप जाकर और अधिक करने के लिए भूखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सा में नौकरी मिल जाएगी जैसा कि आप जानते हैं, या किसी परामर्श फर्म में। वहाँ इतना नहीं है जो कहेंगे यहाँ $, है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वहाँ वे हैं, लेकिन आबादी के पैमाने और आकार के लिए लोगों के पास, जिस भी व्यक्ति से आप बात करेंगे वह कहेगा, ओह मेरे पास एक साइड गिग है, मेरे पास साइड हसल है। वहाँ उद्यमिता DNA बहुत अधिक है, और मुझे लगता है कि वे 2 अवसर मेरे दृष्टिकोण से इसे प्रेरित करने में मदद करते हैं। मैं आपको दूसरा पहलू बताता हूं। इस उद्यमशीलता के दृश्य को सक्रिय करने के मामले में आपको कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियां दिखाई देती हैं जिनका अफ्रीका सामना करता है? हम उनमें से बहुतों को पहले ही कवर कर चुके हैं। हालांकि आपने वास्तव में दिलचस्प लोगों को शामिल नहीं किया है। ये दिलचस्प कौन है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बाजार के विशेषज्ञ हैं। तो मुझे लगता है बड़ी चुनौतियां हैं। मैक्रो और पूंजी तक पहुंच, यह निश्चित रूप से शीर्ष रेखा है। हमने इसे कवर किया है। विनियमन, हमने इसे कवर किया है। प्रतिभा पलायन, दुबई में बेहतर वेतन और कुछ चीज़ों के लिए लोगों को आकर्षित किया जा रहा है।
और ये सच है तो आप अफ्रीका से प्रतिभाओं को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। कुछ अर्थव्यवस्थाएं, जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो ऐसे देश में रह रहा होता है जहां मुद्रास्फीति उच्च दोहरे अंकों में होती है, आप जानते हैं मुद्रा का अवमूल्यन बड़े पैमाने पर, आपको ये सोचना होगा कि मैं ऐसा करने के लिए कहीं और क्यों नहीं जा रहा हूं। अब वहां पर्याप्त आबादी है, युवा कुशल आबादी है। मुझे लगता है कि दूसरा है तो मेरे पास आपके लिए राजनीतिक अस्थिरता है ना? वह अभी भी प्रचलित है ना? मुझे नहीं पता, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक निश्चित मात्रा में बहुध्रुवीकरण है ना? क्योंकि ईमानदारी से कहें तो आप जानते हैं अफ्रीका एक एकीकृत ब्लॉक नहीं है ना? जैसा कि आप जानते हैं वे मुक्त व्यापार समझौते वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। वे विश्व स्तर पर जो हो रहा है उसका एक छोटा सा सूक्ष्म जगत है। हम बहुध्रुवीय होते जा रहे हैं। आइए ईमानदार रहें, विशेष रूप से उस सरकार के साथ व्यापार करना आसान है जो वहां नहीं है ना? चाहे वह भ्रष्टाचार हो, चाहे वह राजनीतिक एजेंडा हो इत्यादि। ये चीजें कैसे प्रकट हो रही हैं? क्या वे वास्तव में बदतर होते जा रहे हैं? क्या वे बेहतर हो रहे हैं या लोग बस उन्हें नेविगेट करने में बेहतर हो रहे हैं? अंतिम भाग, मुझे लगता है कि लोग बेहतर हो रहे हैं। मैं उस विशिष्ट नजरिए से ये नहीं कह सकता कि वे बदतर हो रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप, अगर मैं खुद कहूं, एक ही ब्रश से अफ्रीका को चित्रित करने के जाल में फंस गए हैं। मैं आपसे सहमत हूं। और मुझे लगता है कि यदि आप विशिष्ट बाजारों में जाते हैं तो आपको बहुत अधिक राजनीतिक स्थिरता दिखाई देगी। अब आप सवाल कर सकते हैं कि सत्ता में जो शासन स्थिरता ला रहा है, क्या वह सही शासन है? कोई फर्क नहीं पड़ देता। राजनीतिक स्थिरता है। मुझे लगता है जिन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हमने बात की वे इतनी गहरी हैं कि अंतर अफ्रीका सहयोग उद्यमिता नवाचार में बाधा नहीं डालता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह अभी तक अवरोधक तक नहीं पहुंच पाया है। मैं अखिल अफ्रीकी दृष्टिकोण के बारे में पहले प्रश्न में से एक पर वापस जाऊंगा। यह उसके लिए एक चुनौती है। इसलिए अखिल अफ्रीकी स्तर पर बड़े पैमाने पर पहुंचने वाली कंपनियों के लिए मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि यह एक बद्दा मुद्दा होगा। लेकिन अगर आप शुद्ध नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। नाइजीरिया में मुझे लगता है कि वहां हुआ है। मुझे याद करना होगा, मैं आपको यह दूंगा। पिछले वर्ष में 200 डिजिटल हब और कुछ अन्य हब बनाए गए हैं पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में। देर हो चुकी है। ये बहुत बड़ा है ना? आप 1000 अपलोड करते हैं, कुल मिलकर ये है ना? जो बंद होते हैं और फिर से खुलते हैं, ये सब मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका वह देश है जो वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन सबसे अधिक समय बिताता है। औसतन 11 घंटे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ऑनलाइन। अकेले लोग, ये सही है। नाइजीरिया सोशल मीडिया उपभोग के मामले में तीसरा देश है और यहाँ उपयोग का मामला सोशल कॉमर्स है सबसे ऊपर। आप जानते हैं आपकी इंस्टाग्राम पोस्टिंग और मुझे नहीं पता कि क्या। तो मेरे लिए ये सभी चीज़ें, लोगों ने सिस्टम को नेविगेट करना सीख लिया है और आपको उन बाजारों में से कुछ में व्यापार करने की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकताओं को स्वीकार करना होगा, जिसका मतलब है कि सब कुछ कठिन होने वाला है। और मुझे लगभग यही समझ में आता है। फिर मेरा एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं है। अपनी कुछ यात्राओं के बाद मुझे पता चला कि लोगों ने जो मौजूद है उसके साथ तालमेल बिठा लिया है। तर्क यह है कि समय के साथ इन चीज़ों में सुधार होगा। कोई जादू की गोली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, जैसा कि आपने कहा, अवसर काफ़ी बड़ा है। और मुझे लगता है कि उद्यमशीलता की वृत्ति की बहुमुखी प्रतिभा लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है, लोगों के लिए नेविगेट करने के लिए काफ़ी अच्छी है। अंतिम 2 प्रश्न इलियास, विशुद्ध रूप से हेलियोस के संबंध में। पहला कि आप जानते हैं निवेश की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जो स्थिरता के इर्द गिर्द है ना? जिसमें सामाजिक भलाई भी है ना? सामाजिक उत्थान भी शामिल है। ESG, महिला सशक्तिकरण इत्यादि, ये सभी एक राष्ट्र के रूप में अफ्रीका के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक हैं, है ना? क्योंकि ईमानदारी से कहें तो अफ्रीका जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये भूभाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इत्यादि। ये रुझान कैसे प्रभावित कर रहे हैं? और मुझे पता है कि आपने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि आप जानते हैं, आपने बनाया है, आप जानते हैं 4 मिलियन से अधिक नौकरियां इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये चीजें अफ्रीका या उसके बाहर कंपनियों में आपके निवेश के तरीके को कैसे प्रभावित कर रही हैं? इसलिए मैं ESG की प्रमुख आवश्यकता होने के स्पष्ट उत्तर पर ध्यान नहीं दूंगा। LP समुदाय इसके प्रति बेहद संवेदनशील है, इसलिए इस पर ध्यान केंद्रित करना हमारे हित में है। लेकिन अर्जुन, शुरुआत में हेलियोस को क्यों बनाया गया, इसका पूरा लोकाचार सामाजिक प्रभाव निवेश था। हम एक सामाजिक प्रभाव निवेश कोष नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन यही लोकाचार था। तो वह बिंदु, जिस क्षेत्र पर हम धन लगाते हैं उसका एक पहलू होता है, क्या यह उपयोगी होगा, बाजार की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, दोनों, क्योंकि हमें लगता है कि यह सुनिश्चित करने का एक उत्कृष्ट उपाय है कि आप जानते हैं कि वह वापस आ जाएगा। साथ ही इसलिए भी कि हम मानते हैं, क्या हम अमेरिकी डॉलर को उन बाजारों में लगाने में मदद कर सकते हैं?
हम अफ्रीका के लिए अफ्रीकी डीएनए वाली कंपनियों और उद्यमियों को देखते हैं, है ना? हम समर्थन नहीं करते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी के अन्य स्रोत तक पहुंच है। आप जानते हैं, उद्यमी जो समान वंश के नहीं हैं, किसी भेदभाव के कारण नहीं। ये हिस्सा है, ये दर्शन का हिस्सा है। इसलिए यह दिन प्रतिदिन के आधार पर कई अलग अलग तरीकों से बदलता है, यहाँ तक कि हमारी अपनी निवेश टीम और कर्मचारी मुख्य रूप से, मुझे लगता है कि 90% से अधिक अफ्रीकी मूल के हैं। और इसीलिए यह एक वास्तविक जुनून है। मैं यहाँ सिर्फ रिटर्न बनाने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पूंजी लगाकर ही बदलाव लाने के लिए हूँ। और पिछले प्रश्न पर वापस जाएं तो बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब हमने माना है कि वे राजनीतिक अस्थिरताएं बड़ी चुनौती नहीं हैं, पूंजी तक पहुँच है। इसलिए नहीं कि लोग अवसरों का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि जब पैसे निकालने की बात आती है, जब आप अपना रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चुनौती होती है। तो आप इसे देश में क्यों डालेंगे यदि आप नहीं जानते कि इसे कैसे निकालना है? और इसलिए स्थानीय पारिवारिक कार्यालयों को यह समस्या नहीं होगी। ये सब एक भूमिका निभाना शुरू कर देता है। लेकिन इलियास, ये एक सवाल खड़ा करता है। जिन चीज़ों का आपने अभी उल्लेख किया है, सामाजिक प्रभाव, आप जानते हैं, महिला सशक्तिकरण इत्यादि, दुर्भाग्य से उच्च विकास रिटर्न से संबंधित नहीं है। COP 28 के दौरान जलवायु प्रभाव कोष के साथ मेरी इसी तरह की बहस हुई थी और उन्होंने इस बारे में बात की कि वे वास्तव में उन कंपनियों में कैसे निवेश कर रहे थे जो वास्तव में महान जलवायु प्रभाव ला रही थीं। लेकिन जब मैंने वास्तव में उनसे पूछा और क्या होगा यदि आपको वह रिटर्न नहीं मिलता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, तो क्या आप उनसे दूर चले जाते हैं? और जवाब हाँ था। तो आप इसे कैसे संतुलित करते हैं? आप इस तथ्य को कैसे संतुलित करते हैं कि आपको एक निश्चित मात्रा में रिटर्न देना है जो अपने सार में अत्यधिक पूंजीवादी है उत्थान के लिए? फिर ये वापस आता है कि आप संतुलन कैसे बनाते हैं? मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सवाल है। मैं बहुत सरलता से उत्तर दूंगा। हम एक प्रभाव कोष नहीं हैं। ऐसे प्रभाव कोष हैं जो विशुद्ध रूप से सामाजिक प्रभाव के बारे में मापे गए रिटर्न देने पर केंद्रित हैं जो वे करते हैं। संरचना को आगे बढ़ाना। अब मैं निजी इक्विटी विवरण में प्रवेश कर रहा हूं जिनका भुगतान प्रभाव परिणामों के आधार पर किया जाता है ना? और ऐसे फंड हैं जो ऐसा करते हैं। हम वह नहीं हैं। हम विशिष्ट निजी इक्विटी रिटर्न केंद्रित फंड हैं। अब हम जो करते हैं, जब हम व्यवसायों में निवेश करते हैं तो हमारे पास इसकी चयन प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव और सामाजिक भलाई का वह लेंस होता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हम एक बहुत ही धैर्यवान निवेशक हैं। इसीलिए यदि रिटर्न उतनी जल्दी नहीं आ रहे हैं जितना एक्सेल ने कहा, एक बेहतर शब्द की कमी के लिए, तो फिर हम कैसे वापस आते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम व्यवसाय को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देते हैं क्योंकि यह कुछ और है, बल्कि इसलिए भी कि आप जानते हैं, निजी इक्विटी अधिक परिपक्व व्यवसायों में निवेश करती है। परिपक्व व्यवसाय जो आकर्षक हैं, जो सभी बॉक्सों पर टिक करते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वे बहुसंख्य नहीं हैं। जैसा कि आपने कहा, स्टार्टअप दृश्य, कम परिपक्वता, तो यह दोनों का संतुलन है। हमें ऐसा करने की आवश्यकता है और यह हमारे डीएनए में है। ठीक है, दिलचस्प। तो आखिरी सवाल इलियास, हेलियोस के लिए और विशेष रूप से फिनटेक में हेलियोस के लिए आगे क्या है? मैंने उल्लेख किया कि आपने 4 क्षेत्रों के बारे में बात की है ना, लेकिन अगर आप इसे अगले स्तर तक ले जाते हैं तो अगले 12 से 18 महीनों के लिए हमारे सामने क्या है? आप एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता अर्जुन। ठीक है, आपको मुझे संपत्ति का नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वर्तमान में क्या देख रहे हैं? उपभोक्ता वित्त खिलाड़ियों को देख रहे हैं। यह पूरे एसएमई वित्त पोषण के बारे में है। आप कुछ नाम जानते हैं, मुझे यकीन है कि आप उनमें से कुछ का अनुमान लगा सकते हैं। एक सेवा के रूप में बैंकिंग, एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द कुछ सकारात्मक खबरों की घोषणा कर पाएंगे। देखते हैं कि क्या ये 3 चीज़ों का मिश्रण है। अफ्रीका में कुछ को देश के भीतर और अंतर अफ्रीका में बढ़ने की ज़रूरत है। ये 2 संभावनाएं हैं जिन पर मैं विशेष रूप से काम कर रहा हूँ। एक अफ्रीका के बाहर से आ रहा है जिसका अफ्रीका में पहले से ही फलता फूलता व्यवसाय था, लेकिन वह इसे बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहता है। हम एक साथ काम कर रहे थे क्योंकि हमें लगता है कि साझेदारी पूरे महाद्वीप में सफल होने में मदद करने के लिए रणनीतिक है। तो ये दूसरा है, और मुझे लगता है कि यह एक बढ़ता हुआ रुझान है। मुझे लगता है कि आपके दृष्टिकोण से अधिक व्यवसाय इस पर विचार कर रहे हैं और हमारी जैसी दुकानों को देखकर कह रहे हैं, हम इस महाद्वीप को नहीं समझते हैं, हम नहीं जानते कि कैसे काम करना है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं और क्या कोई रिटर्न संभव है? और तीसरा है, क्योंकि वे मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीकी हैं, वे फिनटेक हैं जो देख रहे हैं और कहते हैं, अच्छा, क्या मैं सऊदी आ सकता हूँ क्योंकि वह बहुत बढ़िया है, यह डॉलरीकृत राजस्व है, ये सब कुछ है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं और क्या हम ये काम कर सकते हैं? तो मुझे लगता है अगर मुझे एक वज़न और एक फोकस निर्दिष्ट करना हो
मुझे लगता है कि सिर्फ ऐतिहासिक कारण से अफ्रीकी फोकस अभी भी विशाल है। बाकी दो हैं अधिक अवसरवादी। मुझे लगता है कि वे सक्रिय खोज की ओर विकसित हो रहे हैं, लेकिन इसमें अधिक अवसरवादी हैं। इतने सारे नहीं हैं जो निजी इक्विटी जनादेश में फिट होंगे। हम फिर से वीसी पर नहीं है ना? ये एक छोटा टिकट चेक लगाने और उसे स्थानांतरित करने के बारे में नहीं है। उम्मीद है कि यह बदल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अफ्रीका का आकार और विशेष रूप से 4 या 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 66% हिस्सा हैं। मुझे लगता है कि यह ज़बरदस्त होना चाहिए। जब तक ये अंतर्राष्ट्रीय फर्में जानती हैं कि अफ्रीका में कैसे काम करना है, जो कि मेरे विचार से सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मुझे लगता है कि आप लोग एक महान भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदान करते हैं। यदि अफ्रीका में कभी कोई सॉफ्ट लैंडिंग होती है, मेरे विचार से यह होगा। लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय संदर्भ में उस तरह के विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय स्वाद को शामिल करना बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह अफ्रीकी राष्ट्रों के भीतर एक संपूर्ण नया रुझान प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। किसी भी मामले में मुझे यकीन है कि हम फिर से बात करेंगे। मुझे यकीन है हमारी और भी कई बातचीत होंगी और हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि हेलियोस के साथ अब क्या होता है जब आप मेरे रडार पर हैं। आने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है इस बात की। वापस जाने के लिए एक अच्छी उड़ान 2 घंटे में ठंडे लंदन के लिए। नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हें बाहर निकलने और हवाई अड्डे तक जाने दूंगा। तो दोस्तों, वो इलियास याज़बेक थे। इलियास हेलियोस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के लिए प्रबंध निदेशक और वित्तीय सेवाओं और फिनटेक के प्रमुख हैं। हेलियोस, इलियास नहीं, आप जानते हैं। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं नाम गलत ना लूं। शामिल होने के लिए धन्यवाद और मैं आप लोगों से अगले हफ्ते मिलूंगा। बाय।